हेलो। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अक्षय मिश्रा है। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। आपको याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम अपनी दुनिया में रहते थे, परियों की दुनिया में, कहानियों की दुनिया में। फिर हम धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए। फिर धीरे धीरे वो कहानियाँ, वो बदमाशियाँ, वो शौक हमारी जिंदगी से काफूर हो गए। मैं जिस जमाने की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में इंटरनेट नहीं होता था। तब हम चिट्ठियां लिखा करते थे और चिट्ठियों पर ऐसे जबान से चाट कर टिकट चिपका दिया करते थे। स्टैम्प कलेक्शन। असल में मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने फिर से डाक टिकट जमा करने शुरू कर दिए। स्टैम्प कलेक्शन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर कोई अपने अतीत का लेखा जोखा करे तो उसे अपनी जिंदगी में ही अनेक अलग अलग किस्म की जिंदगियों के सूत्र मिल सकते हैं। और ये संयोग की बात है कि किसी एक दिन की गलती से या शायद अपनी इच्छा से हम एक खास किस्म की जिंदगी चुन लेते हैं और उसे आखिर तक निभाए ले जाते हैं। पर सबसे शोचनीय बात यह है कि वो दूसरी जिंदगियां जिन्हें हमने नहीं चुना वो मरती नहीं है। वो किसी न किसी रूप में हमारे हमारे भीतर जीवित रहती है। और हर आदमी को, मुझे, आपको, उन्हें अजीब सी पीड़ा महसूस होती है, जैसे जैसे टांग के कट जाने पे पीड़ा होती है ना। मेरी उम्र कोई 10 वर्ष की रही होगी जब मैंने डाक टिकट जमा करने शुरू कर दिए थे। मेरे पिता को मेरा ये शौक एकाक नहीं सुहाता था। वो शायद सोचते थे कि एक बार मुझे इसकी लत पड़ गई तो पढ़ाई लिखाई के प्रति मेरा ध्यान उखड़ जाएगा। किंतु मेरा एक मित्र था, लोईजीत चपेल का। मेरी तरह उसे भी विदेशी डाक टिकट जमा करने का बेहद शौक था। लोईजीत के पिता बैरल ऑर्गन बजाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। वह एक आवारा किस्म का लड़का था। उसकी नाक पर चेचक के दाग थे, किंतु मेरा उसके प्रति गहरा लगाव था। कुछ वैसा ही जैसा जैसा स्कूली लड़कों का आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव होता है। अब तो खैर मैं थोड़ा बूढ़ा हो चला हूँ, बीवी बच्चों का स्नेह मुझे मिला है, किंतु मुझे लगता है कि दो दोस्तों की मैत्री से खूबसूरत दूसरा कोई संबंध नहीं हो सकता। किंतु इस तरह की मैत्री सिर्फ छुटपन में ही संभव हो सकती है। बाद में उसमें वो ताजगी नहीं रहती है, उस पर हमारे स्वार्थों की मैली परत चढ़ जाती है। मेरा मतलब उस खास किस्म की मैत्री से जिसमें गहरा उत्साह और एक आकर्षण छिपा रहता है, जो प्रेम और स्नेह भावना उमड़ता चलचलाता है, जो अपने आप में इतना मुक्त, इतना उच्छल और इतना इतना विशाल होता है कि जब तक आदमी उसका एक अंश दूसरे को दे नहीं देता उसे शांति नहीं मिलती। मेरे पिता वकालत करते थे। शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उनका विशिष्ट स्थान था। उनका रौब और दबदबा सब मानते थे, लेकिन मेरी दोस्ती एक ऐसे लड़के के साथ थी जिसका पिता एक पियक्कड़ बैंड मास्टर था और जिसकी माँ दूसरों के घरों के बर्तन धोकर घर की रोजी चलाती थी। इसके बावजूद लोजी के प्रति मेरे दिल में गहरी श्रद्धा और आदर के भाव थे। कारण वो मुझसे कहीं अधिक चालाक और चतुर था। वो आत्मनिर्भर था। उसमें हर प्रकार के जोखिम का सामना करने का साहस था। वो बाएं हाथ से पत्थर फेंक सकता था और उसकी नाक पर चेचक के दाग थे। पता नहीं क्यों आज मुझे वो सब चीजें ठीक तरह से याद नहीं रही जिनके कारण मेरा उसके प्रति इतना गहरा और अटूट लगाव उत्पन्न हो गया था। किंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि वैसा लगाव जिंदगी में अन्य किसी व्यक्ति के प्रति दोबारा कभी उत्पन्न नहीं हो सका। उन दिनों जब मुझ पर डाक टिकट जमा करने की धुन सवार थी, लोईजी ही मेरा एकमात्र विश्वास पात्र मित्र था, जिससे मैं कभी कुछ नहीं छुपाता था। मेरे विचार में मनुष्य में संग्रह करने का शौक आदिकाल से चला रहा है।
जब वो लड़ाई में लूटी हुई चीजें, रीछों की खालें, हिरणों के सींग इत्यादि जिस चीज पर उसकी नजर पड़ जाती उसे अपने खजाने में जमा कर लेता। किंतु टिकट संग्रह उसकी अपनी विशेषता। ऐसा लगता है हम किसी सुदूर देश को अपनी उंगलियों से छू रहे हों। भूटान, बोलिविया, केप इन टिकटों के सहारे हम उन अनजान देशों के बीच एक आत्मीयता सी महसूस करने लगते हैं। टिकट संग्रह का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने जमीन और समुद्र की रोमांचकारी यात्राएं, साहस और जोखिम के कारनामे घूम जाते हैं। ये कुछ उतना ही रोचक और सनसनीखेज जान पड़ता है जितना मध्य युग में किए जाने वाले ईसाइयों के धर्म अभियान। मैं भी आपसे कह रहा था कि मेरे पिता को मेरा यह शौक कुछ खास पसंद नहीं था। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि वास्तव में अधिकांश लोग ये नहीं चाहते कि उनके पुत्र कोई ऐसा काम करें जिन्हें उन्होंने खुद कभी नहीं किया हो। खुद मेरा अपने पुत्रों के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार रहा है। पुत्र के प्रति पिता की भावना अंतर विरोधों से भरी रहती है। स्नेह तो उसमें अवश्य होता है, किंतु उसमें एक हद तक पूर्वाग्रह और अविश्वास के तत्व भी मिले होते हैं। आप अपने बच्चों को जितनी अधिक मात्रा में स्नेह करते हैं उतनी मात्रा में विरोध भी, और ये विरोधी भावना स्नेह के साथ साथ बढ़ती जाती है। खैर, हमने अपना टिकट संग्रह गोदाम के कोने में छुपा कर रखा था ताकि पिता की नजर उस पर ना पड़ सके। हम दोनों चूहों की तरह लुक छिप कर एक दूसरे के टिकट देखा करते। अलग अलग देशों के टिकट, मिस्र, स्वीडन। उन्हें देखते ही हमारी आंखें नहीं भरती थी। हमने अपना खजाना छुपा कर रखा था, अतः उसमें पाप की एक गोपनीय भावना भी थी जो हमें अजीब सा आनंद देती थी। मैंने जिस तरह के डाक टिकट जमा किए थे वो भी अपने आप में कम रोमांचकारी और दुर्गम काम नहीं था। मैं जाने अनजाने परिवारों के चक्कर लगाया करता और आज वो मिन्नत करके उनकी पुरानी चिट्ठियों से टिकट उतार कर जमा कर लेता। कभी कभार मुझे ऐसे लोग मिल जाते जिनकी मेजों की दराजें ठसाठस पुराने कागजों से भरी रहती। तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं बड़े इत्मीनान से फर्श पर बैठ जाता और कूड़े करकट के ढेर में से चुन चुन कर वे टिकट निकालता जाता जो मेरे पास नहीं थे। इसे आप मेरी बेवकूफ़ी समझ लीजिए, लेकिन मैंने कभी एक जैसे 2 टिकट जमा नहीं किए। लेकिन जब कभी मेरे हाथों में लैम्बॉर्डी या जर्मन के किसी राज्य या यूरोप के किसी स्वतंत्र नगर का टिकट पड़ जाता, मेरी खुशी पीड़ा की सीमा तक पहुंच जाती। शायद हर बड़ी खुशी में पीड़ा का एक मधुर स्पर्श छुपा रहता है। इस दौरान लॉजिक बाहर मेरी प्रतीक्षा करता रहता। मैं दबे पांव उसके पास जाकर उसके कानों में फुसफुसा कर कहता कि अजय, टिकट तुमने निकाला ना? हाँ। फिर हम लूटी हुई संपत्ति को अपनी जेबों में ठूस कर घर के उस सर पर भाग पड़ते जहां हमारा खजाना छुपा था। हमारे शहर में बहुत से कारखाने थे जहां हर किस्म का अल्लम गलम तैयार किया जाता था। कपास, रुई, घटिया किस्म का ऊन, और ये सड़ा गला माल दुनिया भर की वर्ण जातियों को भेजा जाता था। मुझे अक्सर वहां रद्दी कागजों की टोकरियां मिल जाती, या यूं कही कि लूट खसोट करने का वो सबसे बढ़िया स्थान था। मुझे वहां प्राय श्याम, दक्षिण अफ्रीका, चीन, लिबोरिया, अफगानिस्तान, बोनीलियो, ब्राजील, न्यूजीलैंड, इंडिया और कॉन्गो के टिकट मिल जाते। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन इन नामों की ध्वनि मात्र से मेरा मन रहस्य और रोमांच से भर उठता। उस क्षण मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब मेरे हाथों में स्टेटस सेटलमेंट, नेपाल, सियरा लियोने या मेडागास्कर का कोई टिकट पड़ जाता। आपसे सच कह रहा हूँ, वो वैसी खुशी सिर्फ किसी खजाना खोजी या वो जमीन में खुदाई करने वाले पुरातत्व अन्वेषी या किसी शिकारी को उत्पन्न हो पाती है। मेरे हिसाब से जिंदगी में हर आदमी को कोई ना कोई चीज अवश्य खोजनी चाहिए, क्योंकि किसी चीज को खोजना और फिर पाना उससे बड़ा सुख और कोई नहीं। वो मेरी जिंदगी के सबसे सुखद वर्ष थे। लॉजिक के साथ मेरी मित्रता और मेरा टिकट संग्रह। फिर अचानक एक दिन मुझे तेज बुखार आ गया। लॉजिक को मेरे पास आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो नीचे दहलीज में खड़ा होकर के सीटी बजाया करता था ताकि मैं उसकी आवाज सुन सकूं। एक रोज जब घर के सारे लोग मेरी ओर से बेखबर थे, मैं सबकी नजर बचाता हुआ ऊपर
गोदाम में अपने डाक टिकट देखने चला गया। बुखार के कारण मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि बड़ी मुश्किल से संदूक का ढक्कन उठा पाया। जैसे ही मैंने उसे खोला, वो बक्सा वहां नहीं था, वो खाली पड़ा था। जिस बक्से में मैंने डाक टिकट जमा किए थे वहां नहीं था। उस क्षण मेरे हृदय पर कितना गहरा मर्मांतक आघात पहुंचा था, मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ देर तक मैं पत्थर की मूर्ति सा खाली संदूक के सामने खड़ा रहा। मैं रो भी नहीं सका, मानो कोई गोला मेरे गले में अटक गया। मेरे लिए विश्वास करना नामुमकिन था कि मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरा टिकटों का संग्रह गायब हो गया था, किंतु इससे भयानक बात यह थी कि उसे छुड़ाने वाला और कोई न होकर मेरा भिन्न मित्र लोइजिक था। मेरी बीमारी के दिनों में उसे चोरी चुपके उठाकर ले गया था। मैं कितना विह्वल, बेबस और कातर हो गया था, यह बताना बहुत मुश्किल है। ये कितने आश्चर्य की बात है ना कि बच्चे कितनी दुर्दमनीय पीड़ा भोग सकते हैं। पता नहीं मैं गोदाम के बाहर कैसे आया, लेकिन उसके बाद मुझे दोबारा तेज बुखार चढ़ गया और चेतना के क्षणों में मैं निराश भाव से अपने टिकटों के बारे में सोचने लगा। इसके बारे में मैंने एक भी शब्द अपने पिता या अपनी बुआ से नहीं कहा। मैं जानता था वो मेरी अंतर पीड़ा नहीं समझ सकेंगे। मेरी इस खामोशी ने मेरी और उनके बीच एक दीवार सी खड़ी कर दी और मुझे लगता है कि इस घटना के बाद मेरा उनके प्रति बाल सुलभ स्नेह हमेशा के लिए नष्ट हो गया। लोइजिक के विश्वासघात ने मेरे दिल पर भयानक असर किया। ये पहला अवसर था जब मैंने जिंदगी में धोखा खाया था। लोइजिक भिखमंगा है, मैंने अपने आप से कहा। तुमने एक भिखमंगे के साथ दोस्ती की और उसका फल तुम्हें मिल गया। इसके बाद मैं आदमी और आदमी के बीच फर्क कर गया, लोगों के प्रति सहज निर्दोष दृष्टि नष्ट कर गई। ये मैं आज सोचता हूँ, उन दिनों मुझे इस बात का गुमान भी न था। मैं कभी इसकी कल्पना ही की थी कि इसकी चोट मेरी जिंदगी पर हमेशा के लिए एक खरोंच छोड़ जाएगी। बुखार उतरने के साथ ही टिकट संग्रह के खो जाने का शोक भी मेरे मन से उतर गया। किंतु जब कभी भी मैं लोइजिक को उसके नए मित्रों के साथ हंसते बोलते देखता, मेरा घाव फिर रहा होता। बीमारी के बाद वो मेरे पास भागता हुआ आया था। उसके चेहरे पर हल्की सी झेंप थी, क्योंकि हम काफी दिनों बाद मिले थे। किंतु मैंने उसे बड़े रूखे सुर में दुरदुरा कर दिया। मैंने कहा, अपना रास्ता पकड़ो, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, समझे? मेरे इन शब्दों को सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने अकलाते हुए कहा था, अच्छा ठीक है। उस दिन के बाद से वो मुझसे बहुत नफरत करने लगा था। ऐसी नफरत जो सिर्फ निम्न वर्गीय लोग कर सकते हैं। उसके बाद मेरा कभी कोई मित्र नहीं था। मुझे अन्य किसी व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं अलग थलग रहने लगा। फिर मैंने देखा कि दूसरे लोग भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। इससे मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि मैं स्वयं दूसरों के स्नेह और भावुकता को हिकारत की दृष्टि से देखता हूँ। बिल्कुल सबसे कट के रहने लगा। मुझे अन्य किसी व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं एक ऐसा व्यक्ति हो गया जो अपने लक्ष्य की साधना करने में जुटा हो, आत्मनिष्ठ, कर्मशील। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देता। अपने नीचे काम करने वालों के प्रति भी मेरा व्यवहार बेहद रूखा और कड़ा हो गया। जिस स्त्री से मैंने विवाह किया उसे भी कभी प्रेम नहीं दे सका। अपने बच्चों का पालन पोषण इस ढंग से किया कि कभी मेरे सामने उंगली न उठा सके। मेरी कर्तव्य परायणता की धाक सब पर अच्छी तरह बैठ गई। बस यही मेरी जिंदगी थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ कर्तव्य था और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ जब मैं कल नहीं रहूंगा तो अखबारों में मेरे महत्वपूर्ण कार्यों और उज्जवल चरित्र की काफी चर्चा होगी।
काश के लोग जान पाते कि इन सब के पीछे कितना अकेलापन, कितनी निराशा, कितना आत्मसंकल्प दबा पड़ा है। 3 वर्ष पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हुई और उस दिन मुझे कितना क्लेश हुआ, यह बात मैंने आज तक अपने आप से और सबसे छुपा कर रखी। शोक में बेबल सा होकर मैं परिवार के स्मृति चिन्ह उलटने पलटने लगा। पुरानी चीजें जिसे मेरे माता पिता पीछे छोड़ गए थे, खत, फोटोग्राफ, पुराने स्कूल की कॉपियां। मेरे पिता काफी गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन जिस लगन के साथ उन्होंने इन सब चीजों को संभाल कर रखा था, उसे देखकर मेरा गला भरा। और उस क्षण मुझे लगा मानो सचमुच मुझसे काफी स्नेह करते थे। गोदाम की अलमारी इन सब चीजों से भरी हुई थी और अलमारी की सबसे निचली दराज में उन्होंने अपना संदूक मुहर लगा करके रखा हुआ है। जैसे ही मैंने वो संदूक खोला, मेरी आंखों के सामने वो टिकट संग्रह पड़ गया जिसे मैंने 50 वर्ष पहले जमा किया था। मैं आपसे कोई बात छुपा कर नहीं रखूंगा। मैं उस टिकट के बक्से को अपने सीने से दबाकर अपने कमरे में ले आया, मानो मुझे कोई खजाना मिल गया हो। मेरे मस्तिष्क में सारी बात बिजली की तरह कौन गई। जब मैं बीमार पड़ा था, पिता के हाथों मेरा टिकट संग्रह पड़ गया होगा। उन्होंने इसे अपने संदूक में छुपा लिया था ताकि मैं अपनी पढ़ाई में लगाकर करता रहूं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किंतु उन्होंने मेरे प्रति स्नेह और लगाव से प्रेरित होकर ये किया था। पता नहीं क्यों उस दिन मुझे अपने पिता पर और खुद पर रोना सा आने लगा। जैसा मुझे याद है, लॉजिक ने वो टिकट नहीं चुराए थे। चेचक के दागों से भरा वो सारा लड़के का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। पता नहीं वो कहाँ होगा, जीवित भी होगा या नहीं। आपसे सच कहता हूँ, जितना अतीत की उस घटना के बारे में सोचता हूँ, उतनी ज्यादा खुद पे शर्म और ग्लानि महसूस होती है। सिर्फ एक झूठे संदेह के कारण मैंने अपने एकमात्र मित्र को खो दिया था। सिर्फ उसके कारण मैं डाक टिकट को देखते ही खींच और झुंझलाहट से भर उठता था। सिर्फ उसके कारण मैंने अपने संबंधियों से सारे संबंध तोड़ दिए थे। सिर्फ उसके कारण मैंने अपनी पत्नी को विवाह से पूर्व या उसके पश्चात कभी कोई पत्र नहीं लिखा, क्योंकि मैं अपने आप को इन छोटी मोटी भावुकताओं से ऊपर मानता था। सिर्फ उसके कारण मैं इतना अलग थलग रहने लगा। सिर्फ उसके कारण मैं इतना आदर्शनीय, इतना कर्तव्यनिष्ठ हो गया था। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखा और तब सहसा मुझे लगा मानो ये घटना ना होती तो मैं बिल्कुल दूसरे किस्म का व्यक्ति होता। एक ऐसा आदमी जिसका दिल हमेशा साहस, जोश और हाजिर जवाबी से फड़कता रहता है, मुक्त और विचित्र आकांक्षाओं में छलछलाता रहता है। मैं कुछ भी हो सकता था, अन्वेषक, अभिनेता, सैनिक। जरा सोचिए, तब मैं एक ऐसा आदमी होता जो दूसरों के प्रति सहानुभूति रख सकता है, उनके साथ बैठकर शराब पी सकता है, उन्हें समझ सकता है। क्या कुछ नहीं कर सकता था। और उस दिन मुझे लगा मानो मेरे भीतर वर्षों से दबी बर्फ अब धीरे धीरे पिघलने लगी। सारी रात मैं अपने टिकटों के सामने बैठा रहा और देखता रहा। वो सारे पुराने टिकट वहां मौजूद थे, श्याम, निकारागुआ, फिलीपींस, वो सब देश और शहर जहाँ मैं जाना चाहता था और जिन्हें अब मैं कभी नहीं देख सकता। मुझे लगा मानो आज तक मैं बिल्कुल दूसरी जिंदगी जी रहा था, एक अजनबी, पराई और नकली जिंदगी। जो मेरी असली जिंदगी थी वो तो शुरू ही नहीं हो पाई थी। आज भी जब उन चीजों के बारे में सोचता हूँ तो मैं कर सकता था, या अपने उस अपराध के बारे में जो मैंने लुइजी के प्रति किया था। जिंदगी को जितना गहरा खोदता हूँ, उससे उतनी ही ज्यादा दुर्गंध आती है। सूरज पश्चिम में ढल रहा है। लाश अभी जली नहीं है, लेकिन जिंदगी से धुआं उठने लगा है।
क्या ये सब फिर से नहीं शुरू किया जा सकता है, जिंदगी को रिवाइंड करके? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने डाक टिकट जमा करने फिर से शुरू कर दी।